नमस्कार, मैं संजीव समीर चौपाल समाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साथियों, बच्चों, आप सभी को मैं आज सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। सर्वनाम के बारे में पूर्व के कक्षाओं में भी मैंने बता दिया है, लेकिन आज हमें उसे रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज मूल रूप से हम लोग सर्वनाम की जो परिभाषा है उसको हम लोग आज मूल रूप से हम लोग सर्वनाम की परिभाषा के साथ साथ और उनके भेद जितने हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और सर्वनाम के जितने प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उन प्रकारों में किन्हें हम लोग रखते हैं, किन किन सर्वनाम को हम लोग किस किस प्रकार में रखते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि इसे सिंपल, चूँकि यह रिवीजन है तो रिवीजन के रूप में मैं आप सबको बता दूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले जो भी शब्द आएंगे वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर सर्वनाम आखिर प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उसकी पुनरावृत्ति हम लोग उसको रोकते हैं क्योंकि एक ही शब्द संज्ञा को बार बार जब हम लोग शब्दों में किसी वाक्य में या किसी पैराग्राफ में प्रयोग करते हैं तो वह उसकी खूबसूरती को खत्म कर देता है। तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम के प्रयोग के साथ ही उसको हम लोग बहुत सारे ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग करने से शब्दों में जो जुड़ाव है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और सबको पढ़ने में, सुनने में वह खूबसूरत महसूस करता है। संज्ञा के बदले जो प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा हम लोगों ने जाना था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन उसके बदले जो प्रयोग होता है, अगर मान लीजिए कि मैं, तुम, वह, यह जो हम लोग प्रयोग करते हैं यह सर्वनाम है। हम लोग इसको इसी रूप में हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग, तुम लोग, वह, यह, वह, तुम, वह, मतलब इस तरीके का जो भी शब्द हैं वे सर्वनाम हैं। आप यहाँ उदाहरण भी देख सकते हैं, मैं, तुम, आप, वह, यह, ये, वे, ये सारे सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सभी भेदों को हम लोग आज बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे कि कौन सी सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत, कौन सी सर्वनाम के अंतर्गत कौन सी सर्वनाम, जैसे हम लोग कल भी पढ़े थे, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम के मूल रूप जो हैं वह 11 हैं। सर्वनाम का मूल रूप या मौलिक रूप से 11 सर्वनाम ही हैं, लेकिन उन मूल रूपों से लगभग कईयों सर्वनाम का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं, लेकिन मैं से ही मैं एक मूल सर्वनाम है और इससे हम लोग, हम, हमारे, मेरे, मेरा, इस तरह से बहुत सारे शब्द यौगिक रूप में सर्वनाम प्राप्त हो जाता है। तो हमें आज, चूँकि पिछली कक्षाओं को भी हम लोगों को स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है, तो आज हम लोग जो इसके भेद हैं उस भेद पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होता है, वो कौन कौन होता है, तो सर्वनाम को हम लोग आज 6 प्रकार में लिखते हैं। कौन कौन है 6 प्रकार, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वनाम को हम लोग 6 भागों में हम लोग बांटते हैं। कौन कौन हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम और तो सर्वनाम के 6 प्रकार हो गए। कौन कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के सर्वनाम यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि 6 प्रकार का सर्वनाम यहाँ है। अब इन सर्वनाम को हम लोग बारी बारी से इसकी परिभाषा, इसके प्रकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये 3 प्रकार का, इसमें 3 भेद होते हैं, 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा हो गया अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह 3 प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के हो गए। अब हम लोग बारी बारी से सर्वप्रथम हम लोग अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए, सर्वनाम का जो प्रथम भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, और उस सर्वनाम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसे अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और इसकी परिभाषा को अगर देखें तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसा सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में आता है उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मैं, तुम, वह, यह, तू इत्यादि आते हैं। अब आते हैं कि इसको कैसे समझेंगे। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं का प्रयोग मैंने किया, और चूंकि मैं शब्द सर्वनाम है और मेरे लिए प्रयोग हो रहा है, लड़का के लिए प्रयोग हो रहा है। इसी शब्द का प्रयोग कोई अगर महिला करती है या लड़की करती है या स्त्रीलिंग कोई करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मैं जा रही हूँ। तो ये प्रयोग दोनों ही स्थिति में तुम खा रही हो, तुम खा रही हो, इसका मतलब है अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम खा रही हो तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि वह किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है कि तुम खा रही हो। अगर उसके जगह पर लड़का होता तो तुम खा रहा है, आप खा रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर प्रयोग उस हिसाब से करते हैं। इसका कहीं भी पुरुष या स्त्री दोनों ही मामले में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं। इसके 3 भेद कौन कौन सा है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसके, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बात करने वाला वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए हो, मतलब जो बात करने वाला खुद स्वयं है, उसके लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग उत्तम पुरुष में रखते हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, अगर इसमें हम 2-3 आदमी हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे।
दूसरा है मध्यम पुरुष, तो जिससे हम लोग बात करेंगे, यानी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और किससे बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले से। तो जो भी मेरे सामने है और वो उससे जिससे बात हम कर रहे हैं उसके लिए अगर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इसका हम लोग परिभाषा समझते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिसके साथ बात की जा रही है, जिसके साथ बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है। जैसे तू, तुम, आप, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपसे बात कर रहा हूं तो क्या हो गया, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर इसको हम कहेंगे और कोई छोटा है उसको हम कहेंगे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपके लिए प्रयोग हो गया। तो वह प्रयोग आपके लिए यानी तीन पुरुष, दूसरा पुरुष हो गया, यानी कि मैं स्वयं हूं और जिसके साथ बात कर रहा हूं वह मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो, उसके बारे में हम लोग कुछ कहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पर अन्य पुरुष में रखते हैं। तो ये हम लोगों को जान सके कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, और इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम पुरुष के रूप में मैं हूँ, मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया। तो मैंने यहाँ क्या हो गया, मैंने यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष, मैंने यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष। आपको, क्योंकि जिससे हम बात कर रहे हैं वह मेरे सामने बैठा है, तो उसके बारे में जिससे उससे बात कर रहे हैं, तो हम ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वैसा सर्वनाम को हम लोग अन्य पुरुष में रखते हैं। तो किसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में, वह के बारे में। मैंने आपको बताया कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यह जो आपका सर्वनाम है वह आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये अन्य पुरुष में हो गया। तो इस चीज़ों को हम लोग समझ लिए। इसके आगे हम लोग अब अगली जो भेद हैं सर्वनाम के, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ हम लोग निजवाचक सर्वनाम के बारे में देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। आप इसमें इस शब्द को देखेंगे, इस वाक्य को देखेंगे, मैं आप चला जाऊंगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है जो खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और तो इसे मैं यहाँ सर्वनाम तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है जिसे
खुद के लिए ही प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वैसे सर्वनाम को हम लोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इससे साफ है। फिर से हम लोग परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए जो ऐसा सर्वनाम जो कर्ता कारक करने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का मतलब ही होता है अपना, स्वयं का रिफ्लेक्शन, स्वयं का, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक मतलब निजवाचक, निज के लिए, अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, उसका तो हम लोग प्रयोग कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ अपने लिए ही, मैं आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, या मैं स्वयं चला जाऊंगा, इस तरीके का शब्द अगर आते हैं, मैं स्वतः खा लूंगा, तो इस तरीके का जो शब्द है और सर्वनाम है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, जिसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठाक, एकदम बिल्कुल ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान में प्राप्त होता हो, निश्चित ज्ञान का आभास होता हो, निश्चय सर्वनाम कहलाता है। यह वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग लाए जा रहे हैं वह है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लाया जा रहा है। और निश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान का बोध नहीं कराता हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जो वैसा सर्वनाम जिसके बारे में हम ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि आखिर वह किसके बारे में प्रयोग किया गया है, कि उसका प्रयोग करने से उसकी निश्चितता पता नहीं चल पाती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ, कोई और कुछ। इसको हम लोग एक प्रयोग के रूप में, इसको एक वाक्य को देखिए कि आपके घर पर कोई आया है, आपके घर पर कोई आया है, इसका मतलब है कि कौन आया है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे सर्वनाम को इंडेफिनिट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो हम लोग पुनः इस चीज को समझे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान का बोध नहीं होता है, नहीं कराता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, आपके घर पर कोई आया है। अब यहाँ पर कोई का जो प्रयोग किया गया है वह है इंडेफिनिट है, कि वह कौन है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर कोई सर्वनाम जो है आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से दूसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं, मोहन तुम्हारे लिए कुछ लाया है। मोहन तुम्हारे लिए कुछ लाया है। तो यह दो सर्वनाम ऐसे हैं, अगर इसके बारे में हम लोग प्रयोग करते हैं तो इससे पता नहीं चल पाता है कि अगर मोहन कोई चीज़ लाया है तो क्या लाया है पता नहीं है। आम लाया, इमली लाया, घोड़ा लाया कि क्या लाया, वहाँ पर समझना मुश्किल है। वैसे सर्वनाम को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। अगली कड़ी में हम लोग आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
हम लोग किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न की बात आती हो, जिससे लगता हो कि प्रश्न के रूप में सर्वनाम का वो प्रयोग किया जाता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, वैसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन और क्या आते हैं, इसके अंतर्गत कौन और क्या आते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। आप यहाँ पर देखिए कि कौन आया है, प्रश्न के रूप में है कि कौन आया है, उसके बारे में पता नहीं है कि वह कौन है। कोई आया है लेकिन वह कौन है उसके बारे में पता नहीं है, वह प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में इसे हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, आपने यहाँ भी यह भी सर्वनाम है, लेकिन क्या खाया है एक ऐसे सर्वनाम के जगह पर प्रयोग किया जा रहा है कि जिसके बारे में पता नहीं है कि वह आम खाया कि मतलब खाना खाया कि क्या खाया। यहाँ पर इसका शो नहीं हो रहा है कि वो सेव खा रहा है कि आम खा रहा है कि फल खा रहा है, तो यहाँ पर उससे पता नहीं चल पा रहा है। मतलब ये वैसे सर्वनाम के वैसे संज्ञा के बदले प्रयोग आ रहा है जिसके बारे में पता नहीं है और उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वह है आपने क्या खाया। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आ जाता है। उसके अगले कड़ी में हमारा छठा और अंतिम सर्वनाम का जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है कि जो दो शब्दों दो वाक्यों में आपस में संबंध को दिखाता हो, वैसा सर्वनाम जो आपस में दो शब्द है उसको उसके बीच के संबंध को दर्शाता है, वैसा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य या एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत जो और सो, जो और सो आते हैं। इसके अन्य रूप भी हैं। इसके अन्य रूप जैसे जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके, ये इस तरीके का जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम बहुत अन्य रूप के रूप में आते हैं। अब इसको उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको संबंध दिखा रहा है कि जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। मतलब यहाँ पर जो और सो को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये दो वाक्य हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, एक दूसरे में कोरिलेट कर रहा है। तो ऐसे कोरिलेट करने वाले, आपस में मिलाने वाले सर्वनाम को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और इसे और भी विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.शिक्षकचौपाल.com पर विजिट करके आप वहां पर विस्तार रूप से और भी वहां पर जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। अन्य जानकारियों के लिए उसी वेबसाइट पर विजिट आप करते रहें। साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ें और इन सारी व्याकरण की जानकारी को प्राप्त कर सकें।